हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सलमान गनाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यस, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक आपके चैप्टर का जिसका नाम द कोल्ड वॉर एरा है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। हमने समझा था कि कोल्ड वॉर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और हमें लास्ट पे मालूम हुआ कि जो द कोल्ड वॉर है, ये सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन थी, ये मेनली दो कंट्रीज के बीच में थी, यूएसए एंड द यूएसएसआर। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टॉपिक पे आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझेंगे, हम समझेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ें समझेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक को कवर करें, हम इसके नाम को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि क्यूबन क्या हुआ? क्यूबन मतलब क्यूबा, एक ऐसी कंट्री, अगर आप वर्ल्ड मैप पर नजर दौड़ाएंगे, जो यूएसए के साथ में लोकेट करती। ये रहा यूएसए एंड ये रहा क्यूबा। देखिए, लोकेशन याद रखें क्योंकि आपको बहुत हेल्प आएगा आगे। एंड मिसाइल क्या हुआ? मिसाइल यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो क्यूबा कंट्री में सिचुएशंस बिगड़ती है ना, उस ही का नाम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर है। देखिए, अगर अब हम इसे लाइन वाइज समझने की कोशिश करें टॉपिक को, इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, 1949 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने के बाद, जो दो कंट्रीज थी ना, यूएसए एंड द यूएसएसआर, इनके बीच ड्रिफ्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? कि 1945 के बाद ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में लग जाती हैं। 1949 आई गेस तब तक क्या करता है कि यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर देता है, एंड यूएसए के पास ऑलरेडी वो न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक अवेलेबल था। और 1954 के अराउंड, प्लीज चेक द ईयर, 1952 आई गेस, 1952 तक यूएसए ने हाइड्रोजन बम क्रिएट कर दिया था। एंड यूएसएसआर बोलता है, भाई मैं पीछे क्यों रहूं? तो ये भी हाइड्रोजन बम्स बनाना शुरू कर देता है। और इसी तरह 1961 और 1962 वाले टाइम पीरियड के आने तक सिचुएशंस बहुत हद तक बिगड़ जाती हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। In April 1961, leaders of USSR were worried that USA would attack on Cuba and would overthrow Fidel Castro. Fidel Castro, a big name. देखिए, अगर आप रिसेंट न्यूज़ में, तो अराउंड 2015-2016 के अराउंड जो फिडेल कैस्ट्रो हैं, उनकी डेथ होती है। राइट, और ये उस टाइम क्यूबा के रूलर थे, जिस टाइम पीरियड की हम बात करें। राइट, 1961 में क्या होता है, जो यूएसएसआर के लीडर्स थे, दे वर वॉरिड, वो टेंशन में आ गए। क्यों? देखिए, सवाल बनता है, वो इसलिए टेंशन में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो यूएसए कंट्री है, वो क्यूबा पे इन्वेड करेगा और फिडेल कैस्ट्रो को वहां से अपनी कुर्सी से हटा देगा। अब ऐसा क्यों? सवाल बनता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, यूएसएसआर इसलिए वरीड था क्योंकि क्यूबा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था यूएसएसआर का। लेट्स कंटिन्यू। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं ना, क्यूबा एक कंट्री है, और फिडेल कैस्ट्रो जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, उससे पहले वहाँ पे बटिस्टा रूल कर रहे थे। WWE वाले नहीं, वो बटिस्टा वहाँ पे रूल कर रहे थे। एंड वो अमेरिकन बैक्ड डिक्टेटर थे, यानी कि क्यूबा में वो डिक्टेटर थे, रूल कर रहे थे, और अमेरिका का उनको सपोर्ट था। राइट, लेकिन जो फिडेल कैस्ट्रो उनको मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थे इनकी वो जो गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बहुत सारे सिटीजन्स को मिलाया, टुगेदर किया, कलेक्ट किया, अपने साथ लाया, और क्या किया, बटिस्टा के खिलाफ ही रेवोल्यूशन अपराइज किया। राइट, कौन सा रेवोल्यूशन? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और इन्होंने बटिस्टा को अपनी कुर्सी से हटाया और खुद क्यूबा के रूलर बन गए। राइट, अब देखिए, बटिस्टा चूंकि अमेरिका का दोस्त था, एंड अगर फिडेल कैस्ट्रो ने बटिस्टा को हटाया, तो अब मिर्ची किसको लगेगी? यूएसए को। तो इसी वजह से जो यूएसएसआर है, वो डर में आ जाता है कि शायद फिडेल कैस्ट्रो जो नए रूलर हैं, जो कम्युनिस्ट रूलर हैं, वो क्या उस पर क्या होगा कि जो लीडर्स हैं कहाँ के, यूएसए के, वो क्या करेंगे, फिडेल कैस्ट्रो को वहाँ से ओवरथ्रो कर देंगे और उसको अपनी कुर्सी से, अपनी उस पोजीशन से फेंक देंगे। समझ लो, वहाँ से उठा देंगे। अब देखिए, क्यूबा जो था वो एलाई था किसका? यूएसएसआर का।
फ्रेंड था वो यूएसएसआर का। अब आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए, सर नहीं कहना चाहिए बट अब चलो एडजस्ट कर लें। यूएसएसआर का जो क्यूबा था वो फ्रेंड था। अब कैसे? देखिए, क्यूबा जो है वो फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड दोनों रिसीव कर रहा था। किससे? यूएसएसआर से। यूएसएसआर ने बहुत टाइम पे हाथ बढ़ाया है क्यूबा की तरफ, इसकी हेल्प करी हुई है। देखिए, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो जो यूएसएसआर है, राइट, सॉरी यूएसएसआर नहीं, यूएसए, इसने पहले भी कोशिश करी है क्यूबा पे अटैक करने की, फिडेल कैस्ट्रो के टाइम पीरियड के बाद, राइट। एक आई थिंक बैटल ऑफ बे ऑफ पिग्स करके, उस टाइम क्या होता है कि जो यूएसए है वो, यूएसए की जो फोर्सेस हैं वो क्यूबा में उतर जाती हैं, बट क्यूबा यानी कि फिडेल कैस्ट्रो विथ नो बिग सपोर्ट क्या करते हैं कि यूएसए की फोर्सेस को पिछाड़ देते हैं, राइट, उनको डिफीट कर देते हैं। और इस चीज़ को यूएसएसआर जो है इसने काफ़ी प्रेज किया था। और जैसे ही वो उनको डिफीट कर देते हैं, क्यूबा जो फिडेल कैस्ट्रो है वो यूएसए की आर्मी को हरा देते हैं, उसके बाद जो है क्यूबा वो अपने रिलेशंस गहरे करना स्टार्ट कर देता है। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। एंड ये दोनों जो नेशंस हैं वो क्या करते हैं? वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दोनों नेशंस कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। पहले जो फिडेल कैस्ट्रो से पहले था वो कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ यूएसए। बट अब जो रूलर है फिडेल कैस्ट्रो, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहा है? वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहा है यानी कि कम्युनिज्म। एंड सिमिलरली रशिया भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहा था और ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, एक गहरे फ्रेंड बन गए। तो अब यूएसएसआर ये सोच रहा था, अब जैसे कि फिडेल कैस्ट्रो थे वो फ्रेंड बन गए थे यूएसएसआर के, और इन्हें डर लग रहा था कि शायद जो यूएसए है वो फिर से हमला कर दे, किस पे? क्यूबा पे, एंड वहाँ का जो रूलर है उसको रिमूव कर दे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1962 में निकिता खुरुशेव जो कि यूएसएसआर के लीडर थे उस टाइम पीरियड में, 1962 के अराउंड, उन्होंने क्या किया, जो क्यूबा है ना, ये वाली कंट्री, इस पे मिसाइल्स अपने रख दिए, मिसाइल्स भेजना स्टार्ट कर दिए और बहुत सारी शिप्स भेजी। शिप्स में उन्होंने बहुत सारे वेपन्स भेजे और क्यूबा वाली जो कंट्री उसमें रख दिए। देखिए, आप वेपन्स किसी कंट्री में रखना इज नॉट अ सिंपल थिंग। जब आप किसी कंट्री में वेपन रखेंगे तो आप आराम से दूसरी कंट्री में, अगर आपको इसके साथ दुश्मनी, तो आप इस कंट्री की हेल्प की वजह से अपने मिसाइल्स आराम से लॉन्च कर सकते हैं और इस कंट्री को पिछाड़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स क्यूबा में डाल दिए। In 1962, Nikita Khrushchev, the leader of the USSR, placed nuclear missiles in Cuba. अब देखिए, जब यूएसए को इस चीज़ के बारे में मालूम होता है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। इंस्टॉलेशन ऑफ वेपन्स enraged the USA. Why? अब जो इंस्टॉल किए हुए थे ना वेपन्स, किसने? यूएसएसआर ने क्यूबा में, उस चीज़ ने यूएसए को काफ़ी गुस्सा दिलाया। अब क्यों? देखिए, यूएसए यहाँ पे था, यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स क्यूबा में भेजे, तो यूएसए को क्या लगा भाई कि कभी भी अगर हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, तो यूएसएसआर आराम से अपने मिसाइल्स इस कंट्री से लॉन्च करके हमारी वाली कंट्री में डाल सकता है और हमारी कंट्री बहुत सारा नुकसान फेस कर सकती है। इसलिए इन्हें काफ़ी गुस्सा आया। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर यूएसए ने कैसे रिएक्ट किया होगा। तो चलिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ यूएसए ओवर द प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन क्यूबा। यूएसए ने कैसे रिएक्ट किया उस चीज़ को? तो देखिए, जॉन एफ कैनेडी है ना, जो ये लीडर थे यूएसए के उस टाइम। देखिए, रिएक्शन ऑफ जो यूएसए रहा ना इस डिसीजन के टुवर्ड्स कि जब रशिया ने मिसाइल्स क्यूबा में भेजे, तो रिएक्शन जो यूएसए का रिएक्शन है वो बहुत अच्छा रहा। एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जॉन एफ कैनेडी ने, जिसको बाद में यूएनओ ने प्रेज भी किया था। क्या होता है कि जॉन एफ कैनेडी, देखिए मैं अगर एनसीईआरटी से हट के बताऊँ तो जब यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स क्यूबा में डालना स्टार्ट किए ना, तो बहुत सारे एडवाइजर्स ने सजेस्ट किया किसको? जॉन एफ कैनेडी को, कि भाई ये यूएसएसआर बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत सारी मिसाइल्स यहाँ पे भेज रहा है, तो एक ही बार यहाँ इन पे स्ट्राइक कर दी जाए और सारे के सारे मिसाइल्स तहस नहस हो जाएंगे, राइट। बट नहीं, ऐसा जॉन एफ कैनेडी ने नहीं किया। जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया, उन्हें मालूम था कि छोटी सी गलती थर्ड वर्ल्ड वॉर को अंजाम दे सकती है।
है ना, ये मालूम था अगर हम इन पे अटैक करेंगे तो बदले में यूएसएसआर भी रिटेलिएट करेगा और वर्ल्ड वॉर 3 के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जॉन ऑफ कैनेडी भैया सल्यूट, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वरना वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता और हम आपको पढ़ाने के लिए होते ही नहीं। तो देखिए जॉन ऑफ कैनेडी क्या करते हैं, ये वॉर नहीं करते, ना कोई अटैक करते हैं यूएसएसआर पे, बट यस ही एंड हिज एडवाइजर्स प्रेशराइज्ड यूएसएसआर टू रिटर्न द वेपन बैक। देखिए अब इन्होंने वॉर करने का नहीं सोचा, इसका मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप बैठ गए कुर्सी पे टांगों पे टांग रख के, नहीं, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। किस चीज़ के लिए, कि उन्होंने यूएसएसआर को मनवाने पे मजबूर किया कि जो ये अपने वेपन्स क्यूबा में डाले हुए ना, तो आप इन्हें वापस कर लें, राइट। कैनेडी जो है, जॉन ऑफ कैनेडी जो उस टाइम लीडर थे यूएसए के, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं अपनी वॉरशिप्स को, कहते हैं कि उनको ऑर्डर करते हैं कि आप जाओ जो क्यूबा है इसके सराउंडिंग में, ये इसके सराउंडिंग में आप जो वहाँ की शिप्स होती हैं उन्हें कहते हैं कि आप इसके सराउंडिंग में लग जाओ, राइट। इससे जो ये गोल सर्कल है ना, इससे यूएस नेवल ब्लॉकेड के नाम से भी जाना जाता है। यूएस नेवल ब्लॉकेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत सारी यूज़फुल रहेंगी, आप इन चीज़ों को नोट करें। देखिए हम समझेंगे उसके बाद। अब ये जो शिप्स यहाँ पे इन्होंने प्लेस की ना, इसका डायरेक्ट मतलब पता क्या था, ये एक काइंड ऑफ सीरियस वार्निंग थी। किसके लिए, यूएसएसआर के लिए, कि भाई अगर आप अपने मिसाइल्स को यहाँ के लिए लाएंगे, अपनी शिप्स के थ्रू यहाँ के लिए लाएंगे, तो हमने भी अपने जो शिप्स हैं वो समंदर में भेज दिए और हम भी पीछे नहीं रहेंगे। अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी अटैक करेंगे, राइट। एक सीरियस मैसेज इन्होंने इसके थ्रू देने की कोशिश करी। देखिए अब इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन वर्ल्ड वॉर को जब हम देखते हैं तो ये इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन वर्ल्ड, इट मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। देखिए जो क्राइसिस थे ना वर्ल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के, इसके इम्पैक्ट वर्ल्ड पर भी देखने को मिले। देखिए मेनली तो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसमें, इस क्राइसिस में, यूएसए एंड यूएसएसआर, बट बाकी सारी कंट्रीज में घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा डर में थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार जंग छिड़ जाती है तो हमें भी इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके रिपल्केशंस बाकी कंट्रीज भी देखेंगी। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड उस टाइम नर्वस हो गया था। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ना, जो एनसीईआरटी नहीं बताता उसे हट के अगर मैं आपको बताऊं, तो यही जो इश्यू था क्यूबन वाला, यही इशू लास्ट पे यूएनओ में लिया जाता है। और वहाँ पे उस टाइम सेक्रेटरी थे ठान करके, THANT, इनके नाम थोड़े टिपिकल होते हैं, वो वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं और उनकी मौजूदगी में बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, और लास्ट पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो यूएसएसआर है वो अपने जो मिसाइल्स उन्होंने क्यूबा में भेजे थे उसको वापस कर लेंगे। एंड यूएसए के द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम क्यूबा पे अटैक नहीं करेंगे। तो फॉर्चुनेटली जो कोल्ड वॉर है वो कोल्ड वॉर ही रहा, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। चीज़ें ठीक हो गई और मैटर भी वहाँ पे सॉल्व हो गया। अब अगर हम समझने की कोशिश करें, राइट, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने के बाद हमें ये चीज़ समझ आती है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द वेरी हाई टाइम ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक, हम देखिए हमने कोल्ड वॉर को समझ लिया है पिछली वीडियो में भी और इस वाली वीडियो में भी। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, यहाँ पे कोल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द हाई टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी ना, उस टाइम कोल्ड वॉर अपनी पीक पे था। कैसे कि दोनों कंट्रीज आपस में इस कदर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर गए थे कि अगर हल्का सा कोई कंट्री अटैक करता तो दूसरी कंट्री भी अटैक वापस से कर देती, एंड वर्ल्ड वॉर थर्ड ज़रूर होना था। और ये लाजमी था कि वर्ल्ड वॉर थर्ड होता अगर यूएसएसआर पे अटैक करता, यूएसएसआर पीछे नहीं हटता, वो भी अटैक करता, एंड वर्ल्ड वॉर इसके जो रिपल्केशंस थे वो देखने को मिलते और वर्ल्ड वॉर थर्ड ज़रूर होता। उसके बाद अगर हम समझे तो हमें क्या समझ में आता है, कोल्ड वॉर
was the series of confrontations between USA and the USSR. जो कोल्ड वॉर है ना, वो एक सीरीज है किसकी, टेंशंस की, कन्फ्लिक्ट्स की, मिलिट्री जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी जंग किसके, सॉरी जंग नहीं, और भी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट. कोल्ड वॉर, फॉर्चुनेटली कोल्ड वॉर डिड नॉट रिमेन हॉट वॉर बट रिमेन्ड ओनली कोल्ड वॉर. जो कोल्ड वॉर है ना, वो शुगर है कि वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. हमने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, बट लास्टली ये जो इशू है वो यूएनओ तक लिया जाता है एंड मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है. यूएसए प्रॉमिस करता है विल नॉट अटैक ऑन यूएसए इन फ्यूचर, एंड यूएसएसआर अपनी जो मिसाइल्स है वो वापस ले जाता है, राइट. और इस तरीके से कोल्ड वॉर जो है वो कोल्ड वॉर ही रहता है, हॉट वॉर नहीं होता, शूटिंग वॉर्स नहीं होती, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये कोल्ड वॉर ही रहता है. देखिए अब हम पढ़ेंगे वॉर इन रीजन्स. देखिए और होल वर्ल्ड अवॉइडेड वॉर. देखिए रीजन्स में ना वॉर थी, छोटे छोटे रीजन्स में वॉर हो रही थी, जैसे कि कोरियन एग्जाम्पल अगर हम उठाएं, वियतनाम वॉर उठाएं, तो वहाँ पे रीजन्स लड़ रहे थे, इनके जो टीम मेंबर्स थे वो लड़ रहे थे, बट जो यूएसए एंड द यूएसआर मेन जो इनके कैप्टन थे वो नहीं लड़ रहे थे. और जो होल वर्ल्ड है फॉर्चुनेटली इन्होंने वॉर को अवॉइड किया. उसके बाद अगर हम समझें तो कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ वट, पावर राइवलरी, बैलेंस ऑफ पावर एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, बट इसके अलावा और भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे. कैसे कि एक कंट्री, अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें तो देयर आर मैनी आइडियोलॉजीज, बट आपके चैप्टर्स में सिर्फ 2 आइडियोलॉजीज की बात की गई है. वो कौन कौन सी हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. देखिए जब आप आगे आगे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ोगे तो ये चीज़ें भी तो आप पढ़ोगे, और आप ये चीज़ समझोगे कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म देयर आर 2 आइडियोलॉजीज, और हमेशा आइडियोलॉजीज लेफ्ट से लेकर राइट के लिए चलती हैं, हमेशा अपोजिट चलती हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस को आगे आगे पढ़ेंगे. देखिए अब कैपिटलिज्म जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन कंट्री फॉलो करी थी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, वो थे यूएसए एंड उसके अलायंस. यूएसए और उसके जो टीम मेंबर्स थे, यानी कि कंट्रीज थी, उन्होंने टीम बनाई हुई थी, खुद कैप्टन थे और अलाइज अपने बनाए हुए थे जो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे. वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहे थे. अपनी कंट्री में उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था. और जो यूएसएसआर एंड अलायंस है उसके, उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो की थी, उन्होंने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया हुआ था. और ये जो यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया बनता है, ये सोशलिज्म को फॉलो करते आ रहा था. और जो इसके अलायंस है, यानी कि जो इसके टीम मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो भी सोशलिज्म को फॉलो करते आ रही थी. देखिए अब ये जो 2 आइडियोलॉजीज हैं ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं. अगर 2 कंट्रीज अपोजिट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब आमने सामने, तो ऑब्वियस ही बात है कि जंग के मैदान में भी ये दोनों आमने सामने होंगे. और वही हुआ. कोल्ड वॉर इज ऑल अबाउट द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएसए एंड द यूएसएसआर टिल 1989, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद सिर्फ यूएसए एज अ सोल पावर इस वर्ल्ड में रहता है, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी. देखिए हम अगर स्नैप रिकैप करें तो हमें क्या समझ में आता है. क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएसए ने भेज दिए थे. यूएसए को जब पता लगे तो बहुत सारे एडवाइजर्स ने बताया कि इनको एंड कर देना चाहिए क्योंकि यूएसए बड़ी मस्ती कर रहा है. बट यूएसए के जो लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. इन्होंने वॉर अंजाम होने से अपने आप को रोका और इन्होंने यूएसएसआर को मनवा दिया कि आप इन मिसाइल्स को वापस अपनी कंट्री में ले लें. एंड लास्टली ये जो इशू था ये सॉल्व कर दिया गया. उसके बाद हमने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ वेरी हाई पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोल्ड वॉर. उसके बाद हमने देखा कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे कंट्रीज के बीच. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. अब हम दूसरी वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर. देखिए कोल्ड वॉर को मैंने आपको बहुत बार बता दिया, बट इसका एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम इसको एलोब्रेट मैनर में समझने की कोशिश करेंगे. तो अभी तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें हम व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर टॉपिक है उसको कवर करेंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.